कितनी अजीब लड़की है। वो रात को देर तक अपने सहन में टहलता, दिन में हुए इस अजीबोगरीब वाकये के बारे में सोचता रहा। दिल कानों में अब तक उसकी आवाज सरसरा रही थी। तुमसे दूर रह के ही तो पता चला कि तुम कितने पास हो, उसने कहा था। तो यासिर को एहसास हुआ कि पिछले 2 दिन वो उसे किस बुरी तरह याद आती रही। वो रोज नहीं मिलती थी, मगर इन 2 दिनों में ये एहसास शिद्दत से होता रहा उसे कि वो उसके शहर में नहीं है, और अगले 2 दिन तक उसकी अचानक हस्बे आदत बगैर बताए आ धमकने की कोई उम्मीद भी नहीं है। वो शायद इस एहसास को दबा लेता अंदर ही अंदर, मगर गुलाबों के इजहार ने उस एहसास को तवा ना करके उसके सामने ला खड़ा किया था। दिमाग क्या, दिल पर भी तुम ही तुम चढ़े हो। वो भुनचक्का रह गया था। यही हाल तो उसका था। जितना वो उसके ख्याल से लड़ता, उतना ही बहाने बहाने से वो बार बार उसको सोचता। कभी झिंझला के कह उठता, क्या मुसीबत है, ध्यान क्यों नहीं लगता काम में। और कभी सोचता, उसके ख्याल में काम कब खत्म होता है पता ही नहीं चलता। मैं मजाक नहीं कर रही यासिर, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। वो उसी वक्त जान गया था कि वो मजाक नहीं कर रही, मगर वो उसे मजाक में टाल जरूर रहा था। क्यों? क्योंकि तुम जानबूझकर मेरी बात को मजाक में टाल रहे हो या मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं करना चाहते। वो फौरन भाप गई थी, मगर उसकी हिचकिचाहट की वजह जानने से कासिर थी। वो कैसे बताता उसे कि हिचकिचाहट उसे उससे मोहब्बत के इतराफ से ना थी। कदम बेझिझक अंदाज से खाइफ होकर उखड़ रहे थे। पहली मुलाकात में जिस तरह उसने एक गलत तासुर छोड़ा और फिर फौरन ही जाहिल कर दिया था, ऐसा बारहा हुआ था। कई बार यासिर को वो कोई बेहरूप लगी और हर बार निखर के सामने आती थी, और हस्बे साबिक आज भी उसके बेधड़क इजहार मोहब्बत ने उसे खटक में मुब्तला कर दिया था। वो मर्द होकर सोचता ही रह गया, जांचता परखता ही रह गया कि दिल में बसने वाले इस जज्बे को क्या नाम दे। वो बता भी गई, आंखों में आंखें डालकर जता भी गई। पहली बार इजहार के मरहले से गुजरना इतना आसान तो नहीं होता, और वो भी किसी औरत नहीं, किसी लड़की के लिए। तो फिर ये वसवसा उसे बहकाने लगा, और फिर वो नाराज होकर चली गई थी। इधर वो नजरों से दूर हुई, उधर दिल से। वो धड़के, वो अंदेशे दूर हुए जो वर्गला रहे थे। अब अंदर से गवाहियां मिलने लगी। वो सच्ची है। सच्चे लोग निडर होते हैं, बेबाक होते हैं। उसकी बेबाकी उसकी बेहयाई नहीं है, वो है ही ऐसी अजीब सी, सबसे अलग। अलग ना होती तो दिल को भाती क्यों। उसने गुलाबों को मनाने का इरादा कर लिया और एक गहरी तमानित भरी सांस भर के ऊपर देखा। सितारों भरा आसमान उसके फैसले पर चरागां कर रहा था, मगर उसके गुलाबों को मनाने के सारे इरादे धरे के धरे रह गए। अगले दिन दुकान खोलने पहुंचा तो उसे पहले रोज की तरह बंद दुकान के थड़े पर बैठे, घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे, सर झुकाए पाया। इतनी सुबह सुबह? सारी रात से बारिश हो रही है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो जल्दी जल्दी ताला खोलकर शटर उठाने लगा। हल्की हल्की बारिश में वो भीग रही थी। कपकपाहट यासिर को होने लगी। चलो अंदर आओ, मैं अंगीठी जलाता हूँ, कपड़े सुखा लो आके। ना। वो गीली मट्टी में उंगली फेरते हुए सर हिलाने लगी। भीग जाओगी, बारिश तेज होने वाली है। मैं नहीं आऊंगी अंदर, मैं नाराज हूँ तुमसे। यासिर ने मुश्किल से हंसी रोकी। नाराज हो तो फिर यहाँ तक क्यों आई हो? फैक्ट्री तो तुम्हारे 7:30 बजे खुलेगी, अभी पौने 7 है। मैंने सोचा तुम्हें मोहब्बत करना नहीं आई, मनाना भी नहीं आता होगा, वक्त लगेगा मेरी नाराजगी खत्म करने में, इसलिए घंटा पहले आ जाऊं। मासूमियत से कहती वो यासिर के सारे गलत मफरूजे धड़ धड़ गिरा के ढेर कर रही थी। वो खुद भी ढेर हो गया। उसका नम हाथ, यकबस्ता हाथ धीरे से थाम कर मिन्नत भरे लहजे में कहने लगा, बीमार हो जाओगी, प्लीज आओ। वो उसे देखते हुए बगैर कुछ कहे उठ गई। बिजली की अंगीठी के आगे कमीज का दामन फैला के सुखाने लगी। चाय मंगवाऊं? नहीं, पहले मनाओ। तुम मान चुकी हो, अब माने हुए को और क्या मनाऊं? वो मजा लेने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला, अच्छा फिर बताओ, मोहब्बत करते हो मुझसे? तुम्हारी चादर भी भीग गई है, शायद बाल भी गीले गीले से लग रहे हैं। 2-4 दिन से पहले नजला जुकाम नहीं छोड़ने वाला। ओहो, मैं क्या पूछ रही हूँ, वो तिनक कर बोली तो वह जैसे हार मानते हुए लंबा सांस भर के रह गया। अगर मैं कहूँ नहीं तो मैं पूछूंगी क्यों? क्या मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मुझसे मोहब्बत क्यों करती हो? तो पूछो, किसी ने रोका है? अच्छा बताओ, क्यों करती हो मोहब्बत? मैं? वो फौरन बताने लगी। अब वो, मगर एक लफ्ज के बाद ही गंग हो गई। खाली खाली नजरें खालियो जहनी की कैफियत का ऐलान कर रही थी। चंद ही लम्हे बाद वो बेबस नजर आने लगी। यासिर ने मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। नहीं बता सकती ना? ऐसे ही मैं भी तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। लेकिन यासिर, तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी जरूर। उस पर गोया कोई वही उतरी थी। यासिर सहरज़दा सा उसके गंदुमी चेहरे पर रक्सा तपिश को तकने लगा। इतना एतमाद चमक रहा था उसके बेहद खास तासुर वाले आम से चेहरे पर कि उसे अपने बांधे सारे एहतियाती बंद रहते हुए नजर आने लगे। देख लेना, एक ना एक दिन तो हो ही जाएगी। उसने अपने गाल पर गिर आने वाली लट को कान के पीछे अड़सा और चैलेंज भरे अंदाज में कहा, तुमसे मोहब्बत ना करवा सकी तो नाम बदल देना मेरा। वो हंसने लगा, दिल खोल के हंसने लगा।
मेरा क्या है, कह दूंगा। हाँ, हो गई है तुमसे मोहब्बत। तुम क्या सचमुच नाम बदल लोगी? अच्छा, ऐसा करना, गुलाबों से बदल कर पीलो रख लेना। चलो, मैं अभी कह देता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये वो अल्फाज थे जो वो पूरी जी जान से सुनना चाह रही थी, मगर जब वो कहने लगा तो उसने हाथ उठा के रोक दिया। बस, मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे ये बात कहलवाऊंगी। मोहब्बत के करने में और कहने में बड़ा फर्क होता है यासिर। अगर ये फर्क जानती हो तो फिर ये भी जानती होगी कि मोहब्बत के होने में और मोहब्बत के करने में भी बहुत फर्क होता है। उसके संजीदगी से कहने पर वो सुन होके रह गई। वही आवारा सी लट एक बार फिर कान के पीछे से निकलकर चेहरे पर रक्सा थी, जैसे कोई दीवारों से सर पटक पटक कर मातम कर रहा हो। शायद वो जान गई थी कि मोहब्बत करने और मोहब्बत के हो जाने का फर्क। इस फर्क ने उसमें और किसी मुर्दा बुत में कोई फर्क बाकी ना रहने दिया था। यासिर का दिल बेख्तियार हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी नाक की बाली से उलझती लट को उंगली के गिर्द लपेटा और उसके कान के पीछे कैद करते हुए बोला, तुम्हें पता है, तुम चुप होती हो तो कितनी अच्छी लगती हो। और मुर्दा बुर्द के अंदर किसी ने रूह फूंक दी। महरूमी और तिश्नगी से तड़कते खुश्क लबों पर गुलाल दौड़ गया। तुम्हें पता है, मैं मैट्रिक के पर्चे देने वाली हूँ। पढ़ती किस वक्त हो? मुर्ग की पहली बांग के साथ तुम दुकान पर आ बैठती हो। 7:30 से लेकर 3 बजे दोपहर तक फैक्ट्री, फिर 3 बजे से 5 बजे तक दोबारा मेरा दिमाग चाटती हो। हाँ, तो शाम 5 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक अब वक्त होता है ना मेरे पास। मैंने सारी तैयारी कर ली है। सोती नहीं हो तुम? तुम सोने ही नहीं देते। वो उसके नजदीक खिसक कर बाजू थाम के बैठ गई। ऐसे ही कमजोर लम्हों से घबराता था वो। डरता था कि कहीं गुलाबों का दावा सच ना हो जाए, कहीं उसे सचमुच उससे मोहब्बत ना हो जाए। और वो होनी को अब तक अनहोनी समझ के कतरा रहा था। दरिया ने गिरना तो समंदर में ही होता है, लेकिन ये बात वो अब तक समझ नहीं पाया था। क्या करोगी मैट्रिक पास के हलवा के? अलामा तो हो पूरी, वो भी बगैर 10 जमातें पास किए। ये ना हो सर्टिफिकेट हाथ आते ही मुझे फैक्ट्री में मशीन के आगे नहीं बैठना पड़ेगा। कुसिया आपा ने कहा है कि मुझ में सिर्फ डिग्री की कमी है, वरना मेरी जगह वो नहीं। बेगम आबदा से भी आगे है, लेकिन मैंने सोच लिया है वो बेगम आबदा से भी आगे, उससे भी ऊंचा ओहदा उससे भी ऊंचा ओहदा क्यों ना दे मुझे। मैं एक बार तो बेगम आबदा को उसकी जगह से हिला के रहूंगी। जहर लगती है वो मुझे। क्यों किसी की रोजी रोटी की दुश्मन हो रही हो? तरक्की से पहले ही ऐसे अजाइम। खुदा का खौफ करो लड़की। वो क्यों नहीं करती खुदा का खौफ? ईमान से कभी कभी मेरा दिल चाहता है वो सारे लोग जो मुझे बुरे लगते हैं, रबड़ से घिस घिस कर उन्हें खत्म कर डालूं, मिटा डालूं। मोहब्बत की तरह तुम्हारी नफरत भी तूफानी। पता है ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? क्या? वो इश्तियाक से उसे देखने लगी। पागल कहकर वो जल्दी से पीछे हटा। बर वक्त इकदाम था, वरना उसके तेज धार नाखून चेहरे पर कहीं न कहीं दाग छोड़ जाते। ताजी और इकबाल कहाँ हैं? रब जाने किधरे की खे खाते फिरते हैं। भागा ने घाघरा उठाकर पंडली खुजाते हुए कहा, उनको भी राजे और जोने ने आदत डाल दी होगी आवारा फिरने की। उसने तो अपने बड़े दोनों भाइयों का नाम लिया। मुंह में कड़वाहट सी भर आई। ताजी तो शोके के साथ हट्टी पर बैठने लगा है। रोज दिहाड़े 40-50 कमा के लाता है। खैर नाल आवारा ते ना हुआ। शोका? वो बिदक उठी। कौन शोका? वही मरूफा का मरण जोगा खसम। वो कहाँ का मरण जोगा हुआ? दंदनाता फिरता है अभी तक। धरती का बोझ। मरण जोगी तो मेरी बहन हो गई थी उससे शादी करके। ना वो इसका शोहर था। पैरों में लौट रही थी वो, मगर उसने तलाक दे के छोड़ी। और मैं पूछती हूँ कि ताजी को किस हिसाब में अपनी दुकान पर बिठाने लगा है वो? प्यू है उसका। इस निकट्ठे को ना बिठाएगा तो और गवांडियों के मुंडे को बिठाएगा। प्यू? ये अब याद आया है उसे। और मैं भी जानती हूँ अम्मा, और तुम सबको भी पता है कि ताजी का और इकबाल का बाप वो नहीं है। होली, भागा ने गुरका। चमड़े की तरियों खुलती जाती है तेरी जीभ। सारे पिंड को पता है कि मरूफा शोके की ब्याही जन थी। उसके 30 बच्चे जमे उसने। तू बहुते पुराने खाते ना खोल। खाते तो शोका खोल रहा है। इतने सालों बाद उसे ख्याल कैसे आया इन तीनों का? 2 ब्याह किए थे शोदे ने मरूफा के बाद। चूहा भी नहीं जमा किसी जन ने। हुण जाके कदर हुई है मेरी सोनी धी की। अब अथरू अथरू रोता है। मकान, जमीन, हट्टी, सारा कुछ किसका हुआ? इन्हीं तरीहों का कि तू नवा रोला डाल रही है। चुप करके बह जा अरमान नाल। मैं तो चुप नहीं रहूंगी। जाके पूछूंगी उसके कि अब दिल में औलाद की तलब और चाह जागी है। तब बुढ़ापा याद नहीं था जब बड़ी अकड़ से मरूफा को धुतकार के निकाला था, जब उसके बच्चे को अपनाने से इनकार किया था। और अब अगर उतनी ही औलाद और वारिस की मोहब्बत भड़क उठी है तो उसे लेकर जाए जो उसकी अहल औलाद है, यानी छोटा। ताजी तो चौधरी मंजूर का। छोरी? सदूरे ने अंदर दाखिल होते हुए गरज कर उसकी बात काटी। एक लफ्ज भी और निकाला तो मैं जीभ कट के रख दूंगा। 4 पैसे कमाने का चज आ गया तो गल्ला भी 4,000 सुनानी आ गई हैं तुझे। अब 8 जो हजार की तड़ी न लगाई मेरे को। मैं गुत्त से फड़ के सामने कन से दे मारनी है तेरी खोपड़ी।
अब्बा, मैंने गलत बात नहीं की, वही कह रही हूँ जो तुम्हारा और अम्मा का इरादा है। तुम दोनों भी तो यही चाहते हो कि शोका, जो बाद में की 2 शादियों के बाद भी औलाद पैदा नहीं कर सका, उसके घर और दूसरी जायदाद का वारिस तुम्हारा दोतरा बने, तो ताजी को आगे करने की क्या जरूरत है? छोटा उसका खून है, उसे अपना ले, मरूफा की रूह को भी सुकून मिलेगा। खूब विच जाए मरूफा की रूह। भागा ने मुंह बना के हकारत से हाथ हिलाया, गुलाबों के कलेजे पर घोंसा पड़ा। हाँ, तुम तो जीती जानों को कुएं में डालने का हौसला रखती हो, मरे हुओं को क्या बख्शोगी? वो बड़बड़ा के रह गई। चतर चतर बकवास करने की जांच है बस, अकल माशा बराबर नहीं है निखट्टी को। सदूरा जरा नरम पड़ा और उसके नजदीक होकर समझाने लगा। गल तेरी या मेरी नजर से देखने की नहीं है। तू अपनी नजर से देखेगी तो शोके का वारिस छोटा ही लगेगा, पर पिंड वालों की नजर से देखो तो बड्डा मुंडा मरूफा और शोके का है। शोका अब इस उम्र में अपने झाटे में खेत तो डलवाने से रहा, और ना मेरे में बेइज्जती खाने की हिम्मत सा रही है। किधर लोगों के सवालों के जवाब देता फिरांगा कि शोके का निक्का मुंडा को तो चूम चाट के ले गया, बड्डे दोनों को क्यों ना लेकर गया। गल जरूरत की है, मजबूरी की है और इज्जत बना के रखने की है। जरूरत उसकी भी है, साडी भी है, मजबूरी भी सांझी और इज्जत बनाने का रोना भी दोनों पासे। पुरानियां गल्लां भूल जा कुड़िए। तेरा प्यो सही कह रहा है छोरी, तेरे को लोड़ नहीं है बक बक करने की। असी तेरे वड्डे सियाने बैठे हैं ना, चंगा मंगा देखने वाले, रब भली करेगा। ते एक गल हो रे, वो राजा राना अंदाज में उसके कान के पास झुकी। छोटा हाले छोटा ही है, जरा अकल चज नहीं है, ताजी सियाना है, उसे जोने और राजे की सलाह भी मिलती है। वो शोके को मिनटा में मुट्ठी में कर लेगा। छोटे को तो शोके की दोनों जनानियां कुट के चटनी बना देवेंगी। पर हक तो उसका है ना अम्मा, वो फिर भी कहने से बाज ना आई। हक हा, भागा ने माथे पर हाथ मार के हुंकारा भरा। अक्कलां दी पूरी, निखट्टी, कीड़ा खादी। वो मुंह भर के कोसने लगी उसे, और वो चुपचाप उठकर अंदर कोठरी में आके बैठ गई। अपने बैग की जिप खोलकर उसने तीनों जोड़ों के नीचे दबी चूड़ियां और बुंदे निकाले। वो बोझल हुए दिल और कसाफत से भरे माहौल को यासिर की यादों से सबक बनाना चाहती थी। ये सबज और तेज सुर्ख रंग की 2 दर्जन चूड़ियां, चांदी के सुर्ख नग लगे बूंदे, यासिर ने उसे ईद के तोहफे के तौर पर देकर गोया उसके वजूद को पर लगा दिए थे। मेरे लिए? उसने बेयकीनी से पूछा और फिर उसकी जानिब जताती हुई नजरों से देखा। देखा, मैं ना कहती थी। वो नजरें दावा कर रही थीं उससे अपनी मोहब्बत मनवा लेने का। वो चुपचाप उसे देखकर मुस्कुराता रहा, ना उसने दावे की तरदीद की ना तायीद। ईद करने घर जाओगी? तुम कहोगे तो नहीं जाती। जाओ, जरूर जाओ, ईद अपनों के साथ होती है और इस बात को मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है, जिसने सारे अपने खो दिए हैं। तुम जाओ, तुम्हारे माँ बाप की तुम्हारे बगैर अधूरी होगी। माँ बाप की तो ऐसी की। वो दिल ही दिल में तलमला के रह गई। सब कुछ खोल के बता देने वाली गुलाबों माँ बाप के बारे में चाह के भी वो सब कुछ ना बता पाई जो उसे इनसे मुतनफर करने की वजह बना। ना अम्मा जन्नते को, ना यासिर को। ना जाने क्यों अभी भी बज़ाहिर उसने यासिर का मशवरा जानते हुए खामोशी से सर हिलाकर ईद अपने गांव, अपने खानदान वालों के साथ करने का अंदिया जाहिर कर दिया। मगर हकीकत ये थी कि उसने बड़ी कोशिश की थी इस ईद की छुट्टियों में जाना टल जाए। फैक्ट्री में छुट्टियां सही, मगर वो यहाँ तो रुक सकती है, और कुछ नहीं तो ईद की मसरूफियत और मेहमानदारी में रानी और दिगर मुलाजमाओं का हाथ बटाने की नीयत से ही सही। घर जाने की मुसीबत भी टल जाएगी और कुर्सी आपा पर एहसान अलग। मगर हुआ ये कि दोनों देवरानी जिठानी ने ये ईद अपने अपने मेके करने की ठान ली, और उसके सारे इरादे धरे के धरे रह गए। जब घर वाले ही घर ना हो तो वो घर रुक कर क्या करती, बल्कि किस बर्ते पर रुकती। दिल महसूस कर सामान बांधना पड़ा। ईद का जोड़ा भी कुसिया आपा ने बनवा दिया। ईद के नाम पे 200 रुपए अलग से मिले। तनख्वाह के साथ ईद का बोनस तो था ही, मगर ये सब भी घर जाने की कुल्फत ना धो सके। हाँ, ये हरी सब चूड़ियां, ये चांदी के झुमके वो हथेली पर ना धरता तो शायद वो घर जाने से बचने के लिए नहर में ही कूद जाती। लेकिन इस तोहफे के पाने के बाद उसे सब अच्छा नया नया सा लगने लगा। वो भी उससे मोहब्बत करता है, ये ख्याल इतना फरहत अंगेज था, इतना खुशकुन था कि इस ख्याल में खोए खोए वो जहन्नुम में भी पहुंच जाती तो उसे पता न चलता। अम्मा, तुम्हें कल पैसे दिए थे सामान लाने को? उसने चूल्हे के पास रखी लकड़ी की टूटे दरवाजों वाली 2 फीट ऊंची अलमारी को छानते हुए पूछा। कहा भी था कि सवैयां, घी और चीनी ले आना, ईद का मीठा बनाऊंगी। ले झल्ली, ईद पे मीठे की कोई थोड़ है? मैं अली ईदा मिलने जाऊंगी घरा घरा, सारों ने कोली कोली मीठे की पकड़ा देनी है। हाले 7 तरह के मीठे का ढेर लग जाएगा। मुझे 7 घरों से आया मीठे का ढेर नहीं चाहिए, मुझे खुद सेवियां पकानी है, वो हटीलेपन से बोली। दहलीज के अंदर कदम रखता वो चौंक कर देखने लगा। तौलिए में बाल लपेटे, माथे पर नागवार से बल लिए, वो लड़की इस गंदी संदी कोठरी का हिस्सा नहीं लग रही थी। हाय रब्बा जी, कैसी कोड़ी थी ये, पुट्ठी मत वाली, मुफ्त में घी चुपड़ी छट के सुखी खाने को तरसती है। भागा ने मुंह ऊंचा करके मौला से फरियाद की। मुझे सूखी भाती है अम्मा, अगर इज्जत से मिली हो, खुद कमाई हो, भीख में मिली या किसी की थाली से बची घी की चुपड़ी मेरे हलक से नहीं उतरती। कितनी बार बताया है, जा मेरे लिए सवैयां लेकर आ बाजार से, मेरी ईद ना खराब कर। कौन खराब कर रहा है ईद? उसने दूसरा कदम भी उठाया और दहलीज पार करके अंदर आते हुए खुंकारा। गुलाबों ने चौंक कर देखा।
मलेशिया की शलवार कमीज में मलबूस 6 फीट के करीब कद वाला वो दाढ़ी मूछ वाला 40-45 साल सांवला शख्स बहुत देखा वाला लग रहा था। जी आया नू, आजा शोके लांगा। शोका, उसने गौर से देखा, वो शोका ही तो था। बरसों गुजर गए थे उसे देखे, मगर इतनी ज्यादा तब्दीली, वो और भी गौर से उसे देखने लगी। दराज कामती वही थी, मगर शाने ढलक गए थे, कमर में भी वैसी अकड़ नहीं थी, दाढ़ी बढ़ा ली थी, नजर के चश्मे का इजाफा भी था, माथे के बाल उड़ चुके थे और जो थे उनमें सफेदी गालिब थी। मजमुई तासुर बड़ा बदहाल सा था। गुलाबों ने नकोर से नाक चढ़ाते हुए रुख फेर लिया। ये लो सवैया, मैं यही देने आया था। घर का निकला असली घी, चिट्टी शक्कर और झूरे हलवाई की बटी सवैया। अब अगर गुलाबो अपने हाथ से पिका के खिलाए तो स्वाद आ जाए। क्यों, तुम्हारी दोनों बीवियां टुंडी हैं क्या? वो तिनक कर बोली तो भागा का मुंह खुले का खुला रह गया। शोका कह कहा लगाकर हंस पड़ा। भाई वाह, जवाब करारे देती है कुड़ी, शहर दी कुड़ी जो हुई। वो मूंछों पर बल देता उसे तकता रहा, और वो जो अपने लिए चाय का पानी रख चुकी थी, अंदर ही अंदर तिल मिलाती उसकी जानी पीट किए बर्तन इधर से उधर पटकती रही। चाय बनवाऊं शोके? जरूर माई, जरूर। सही कहते हैं लोग, हमें कम जात ही तो हैं। जिसने बेटी को धुतकार के निकाला, अपनी औलाद को गाली दी, उसी को सर आंखों पर बिठा के चाय पिलाई जा रही है। जो बेटी की दलाली करता रहा, उसकी मेजबानी की जा रही है। डूब के मर जा अम्मा। वो चिमटे को जोर जोर से राख में मार के चिंगारियां उड़ाती हुई दिल की खोलन निकाल रही थी। गुलाबों को अपना जाने देना माई, वो काम का ही मशवरे देने लगा। गुलाबों ने बड़ी मुश्किल से खुद को कुछ कहने से बाज रखा। उसे डर था अब उसके मुंह से कुछ निकला तो वो गाली होगी। वो दांत पीसती पत्ती को खोलते पानी में खिलखिलाते देखती रही, फिर दूध डालने लगी। ले, मेरा तो सदूरे का जी कब राजी है इसे परदेस भेजने को। गरीब के लिए तो धी की इज्जत ही बड़ी गल होती है। सदूरे ने भी क्या, चल कुड़ी जात है, कर लेने दे चाह पूरा। हाँ, मगर घर पर भी तो इसकी जरूरत है। तुम्हारी हड्डियों में अब वो जोर कहाँ रहा माई? इतने बड़े टब्बर को संभालना तेरे अकेले की बस की बात नहीं। फिर मेरे बच्चे भी तेरे ही गले पड़े हुए हैं। मैं तो कहता हूँ गुलाबो नौकरी छोड़े और घर बैठकर उनको संभाले। मासी भी माँ जई होती है। मग में चाय उलटती गुलाबों का हाथ जरा सा कपकपाया, थोड़ी सी चाय बाहर जा गिरी। इसी वास्ते तो मैं कहती हाँ, अपनी अमानता ले जा अपने घर, तू भी खुश असी भी खुश। भागा ने फट अपने मतलब की बात कही। जवाब में शोके ने भी मतलब निकालने में देर ना की। घर घर में इनकी एक नहीं दो दो सौतेली माएँ हैं। पुत्रों के लिए मैं दो दो जनानियां क्या जमाना छोड़ दूं, पर घर संभालने के लिए जनानी का होना भी जरूरी है। कोई ऐसी होवे जो घर भी संभाले और मेरे तीनों पुत्रों को भी सगी माँ बन के देखे। खैर गल बनती नजर आती है। वो मूंछों को ताव देता मग उठाकर अंदर घुसी गुलाबों को देख रहा था, और भागा उसकी नजरों के ताक्कुब में देखती उसकी बात की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। किधर जाना है? कंडक्टर के सवाल पर वो मुंह खोले आंखें फाड़े उसे तकने लगा। ओ भाई, किधर जाना है? मांगे सांगले मुरीद के। वो मुंह वो शायद जहन पर जोर डालकर याद करने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ जाना है। ये किसके साथ है भाई? कंडक्टर ने इधर उधर देखते मुसाफिरों से पूछा। सबने लाजमी का इजहार किया। भाई, जाना है तो जगह बताओ और टिकट के पैसे दो, वरना नीचे उतरो शाबाश। पैसे? हाँ, पैसे तो हैं मेरे पास। गर्दन से नीचे आते घुंघरियाले उलझे बेतरतीब बालों, लंबूतरे चेहरे, मुड़ी हुई नाक और बेहद बाहिर को उभरी वहशत ज़दा आंखों वाला 20-21 साल का लड़का पहली नजर में ही नॉर्मल नजर नहीं आ रहा था। ये देखो, पैसे इतने सारे। वो जेब से मुड़े तोड़े नोट और सिक्कों का ढेर निकाल कर दिखाने लगा। साईं है बेचारा, किसी ने तराहुम से कहा। रहने दो, जहाज है पूरा, टुन हुआ लग रहा है। किसी मनफी सोच वाले ने अपना ख्याल जाहिर किया। तुम्हारा दिमाग खराब है? ये कहाँ से तुम्हें जहाज नजर आ रहा है? जवाब में वो खा जाने वाले अंदाज में बोला तो सब हंसने लगे। गुलाबों ने भी होंठों के आगे उंगलियों की ओर करके मुस्कुराहट छुपाई। ये पैसे ले लो, टिकट दे दो, मैं 4 टिकटें लूंगा। 4? बाकी 3 कौन है तुम्हारे साथ? कोई नहीं, मैं अकेला 4 लूंगा। मुझे नींद आ रही है, 4 सीटों पर लेटूंगा। बेचारा अल्लाह लोग है, शायद रास्ता भूल गया है। चल चल, काम कर अपना, रास्ता भूल गया है। वो टेढ़ा मुंह करके उसकी नकल उतारने लगा। मुझे सारे रास्ते आते हैं, शालमी से लेकर दिल्ली दरवाजे तक, माल रोड से लेकर बागबानपुरे तक और शादमान से लेकर जल्लू तक। ये तो लाहौर से आया है, शायद वहां की जगहों के नाम ले रहा है। ला यार, पैसे दे, कंडक्टर ने जान छुड़ाने के अंदाज में कहा। ये तो बता, कहाँ की टिकट काटूं? सर्कस वाले किधर जा रहे हैं? कौन सी सर्कस? वो जो मौत के कुएं वाली है, मुमताज बेगम वाली और न्योले वाली, वो सर्कस। अच्छा, ये पुल के साथ लगने वाली सर्कस के बारे में पूछ रहा है। वो तो अभी निकली है, बस मुरीद के लिए। हाँ, तो मुरीद के टिकट दे दो, मैं मुरीद के जाऊंगा, सर्कस देखूंगा, लोमड़ी के धड़ वाली मुमताज बेगम देखूंगा, गाने सुनाने वाला नेवला, रस्सी पर चलने वाली मेम, मौत के कुएं में दौड़ने वाली मोटर, मरने। वो चिटकारे लेते हुए बोला जैसे सचमुच के मजे आ रहे हों, और गुलाबो रश से उसे देखने लगी। कितना खुश नसीब है ये, अल्लाह ने उसे बस इतना ही जहन दिया है। महदूद सोच, फिक्र की परवाज इतनी ही बुलंद है जितनी ये सहार सके, तभी तो मजे में है।
उसे अपने शाने से कोई नागवार लम्स टकराता महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा। वो अव्वल दर्जे का पेंडू नजर आने वाला शख्स, जो तेल जामनी रेशमी शर्ट पहने लंबे लंबे बदरंग बालों में तेल जमा के उसके पीछे वाली सीट पर बैठा था, अपने पेंडूपन पर उतर आया था। गुलाबों ने बुरा सा मुंह बनाया और सीट पर थोड़ा सा आगे खिसक गई, लेकिन पैरों में रखा वो बड़ा सा गट्टर उसे सहूलत से आगे भी नहीं होने दे रहा था, जो बराबर में बैठी तवाना खातून ने ढेर कर रखा था। घुटने बुरी तरह से दबे हुए थे, ऊपर से वो जलील सस्ती सिगरेट का बदबूदार धुआं मुसलसल उस पर उगलते न जाने उसे अपनी कौन सी मुतासिर कुन अदा समझ रहा था। तकलीफ क्या है तुम्हें? वो दांत खिचखिचाते हुए पलट कर पूछने लगी। जवाब में वो सीने पर हाथ रखकर लोफराना अंदाज में मुस्कुराने लगा। उसके होंठों पर एक मोटी सी गाली आते आते रह गई। इर्द गिर्द मुर्गियों की तरह ठूसे मुसाफिरों के ख्याल से नहीं, कई सौ मील के फासले पर बैठे यासिर के ख्याल से, जिसने सख्ती से नहीं, सिर्फ एक बार बहुत मोहब्बत भरे इस्तेहकाक के साथ उसके होंठों पर उंगली धरते हुए कहा था, आज के बाद इन होंठों से कोई गाली न निकले, समझी? और वो अच्छी तरह समझ गई। उसने बात ही ऐसी की थी, वरना अम्मा जनते भी कई बार उसे इस लत पर टोक चुकी थी, मगर उनका कहना कुछ ऐसा होता था, आज के बाद तेरे मुंह से कोई गाली ना सुनूं, समझी? और वो समझ गई। इसीलिए हमेशा मोहतात रही कि उनके सामने कभी अपनी इस सलाहियत का मुजाहिरा ना करे। यही वजह थी कि अरसा हुआ उन्होंने गुलाबों के मुंह से कभी गाली नहीं सुनी थी। और यासिर ने तो बड़ा कड़ा हुक्म दिया था। उसे लम्हे भर के लिए इस पाबंदी पर झंझलाहट सी महसूस हुई। क्या मुसीबत है, अब बंदा दिल की भड़ास भी ना निकाले। वो जुज़बुज़ हुई, लेकिन फिर इस ख्याल ने उसे सबक सा कर दिया कि वो यासिर के कहने पर उसके लिए उसकी खुशी की खातिर खुद पर जब्त कर रही है। अब की बार उसे ये जबर बुरा नहीं लगा। वे लंबिया, क्या पोस्तियों की तरह सो रहा है? तेरी दादी के बराबर हूँ और घंटे से खड़ी हूँ, तू अकेला 4 सीटें मल के बैठा है। तहबन में मलबूस लंबा सा स्याह और सब्ज खानों वाला कुर्ता पहने, घी मक्खन की ताजा बात से भरी वो उम्र रसीदा औरत बुलंद आवाज में उस नीम दीवाने को झंझोड़ते हुए कह रही थी, क्या है? वो उठा और उठते ही फाड़ खाने को दौड़ा। क्यों हाथ लगा रही है मुझे बहाने बहाने से? बटवा उड़ाएगी क्या? वे जरा पास से हो, मुझे भी बैठने दे। वाह, मैंने पैसे भरे हैं इन टिकटों के। बेगैरता जवान जहान होके लंबा पड़ा है और मैं बुढ़ी खड़ी होकर सफर कर रही हूँ। तो मैं क्या करूं? मैंने किया है तुम्हें बुढ़ा? मेरे कहने पर सफर कर रही हो? जाओ जाके आराम करो घर पर, मजे लूटो मजे। लफ्ज मजे को बड़े खास चटखारेदार अंदाज में अदा करता था। लबो लहजा खासा साफ और रवां था। साफ जाहिर होता था अहले जुबान घराने से है। बेटा बदतमीजी ना करो, बुढ़ी औरत है, बुजुर्ग है। किसी बार शख्स ने माकूलियत झाड़नी चाहिए, मगर उल्टा वो उसे झाड़ने लग गया। तुम भी बूढ़े हो, ये भी बूढ़ी, तुम भी बुजुर्ग, ये भी बुजुर्ग, मजे करो मजे। गुलाबों ने दुपट्टे का पल्लू मुंह पर रखकर साख्ता उमड़ती हंसी को दबाया। बदतमीज, बार शख्स गुस्से में आ गया। ना बाबा जी ना, दूसरे शख्स ने उन्हें ठंडा करना चाहा। एक मुसलहत अमेज खौफ उसके लहजे से झलक रहा था। ना जी, अल्लाह लोग बंदों से नहीं उलझना चाहिए, क्या पता जलाल में आ जाए, बड़ी बद्दुआ लगती है इनकी। कौन सा अल्लाह लोग? वो साहब मजीद गुस्से में आ गए। हद है जहालत और ज़ईफुल एतकादी की। जो भी किसका हुआ नजर आए उसे तुम लोग पहुंचा हुआ बना देते हो। ये और कुछ नहीं, ईमान की कमजोरी है, सिर्फ ईमान की कमजोरी। तोबा तोबा, गुलाबों के बराबर बैठी औरत भी कुल्ले पीटने लगी। सफर पर निकले हैं हम चाचा जी, अल्लाह से खैर मांगो और अल्लाह वालों को ना छेड़ो, क्या पता कब उनके मुंह से क्या निकल जाए। ला हौला वला, अल्लाह से नहीं डरते और इन नाम निहात अल्लाह वालों से डरते हो। ये शख्स जो हद से ज्यादा मैला कुचैला है और तहारत के अव्वलीन असूल पर ही पूरा नहीं उतरता, नमाज रोजा क्या करता होगा? और जो किसी सर्कस वाले हिजड़े के पीछे दीवाना होकर घर से भागा है, और जो इंसानी हमदर्दी का पहला सबक तक नहीं पड़ा हुआ, जिसे इतनी तमीज तक नहीं कि इस बुजुर्ग औरत की तकलीफ का ख्याल करके उसे जरा सी जगह दे, उसे तुम लोग जबरदस्ती वली बनाने पर तुले हुए हो। गुलाबों को उन बुजुर्गवार की गुफ्तगू कुछ कुछ कायल करने लगी। किसको डांटे चले जा रहे हो बड़े मियाँ? वो चालियां चबाते हुए बेनियाजी से पूछने लगा और बस के मुख्तलिफ कोनों से उमड़ने वाले कह कहे बुजुर्गवार को खफीफ सा कर गए। अम्मा यहाँ बैठ जाओ। उस बैंगनी शर्ट वाले पेंडू ने दोबारा वही नामाकूल हरकत की तो गैर इरादी तौर पर उसे ये कहना पड़ा। अम्मा को अपनी जगह पर बिठाते उसने आंखों ही आंखों में ढेर सी गालियां सवारा बैंगन को दी और खड़ी हो गई। अगरचे उसने डंडे को जोर से थाम रखा था, मगर ना जाने किस गहरे खड्डे से टकराकर बस इस जोर से उछली कि उसकी मुट्ठी से ये सहारा छूट गया और वो लड़खड़ा के दाएं तरफ गिरी। शुक्र है कि वो नीम दीवाना, वो बड़बड़ करने वाला लड़का इस वक्त इन चारों सीटों पर लेटा हुआ नहीं था, इसलिए वो खाली जगह पर जाके गिरी थी। मजे, वो खिलखिला के हंसते हुए तालियां बजाने लगा और वो खिफत के बावजूद उसे अपना मजाक बनना बुरा न लगा। इस हौंक से चेहरे पर मासूमियत ही इतनी थी। वो आहिस्ता से मुस्कुराते हुए संभल कर वहीं बैठ गई। बैठ जाऊं मैं यहाँ तुम्हारी सीट पर? फिर भी उसने एहतियातन इजाजत तलब कर ली। उसने अपने बड़े बड़े सफेद डेले घुमाते हुए लम्हा भर गौर किया, फिर फ्याजी से हाथ हिलाते हुए कहने लगा, बैठ जाओ, मजे हैं तुम्हारे मजे। एक और चटकारा भरा, मैं हर किसी को अपने साथ नहीं बिठाता। लो देख लो इसकी विलायत का सबूत। बुजुर्गवार ने उस जानिब इशारा किया। बूढ़ी औरत को बिठाते हुए तकलीफ हो रही थी और अब इस लड़की को कैसे खुशी खुशी साथ बिठा रहा है।
कई गर्दनें मुड़कर उस नज़ारे को देखने लगी। कोई और लड़की होती तो घबरा कर वहां से उठ जाती और बकाया सफर बेशक खड़े होकर करती, मगर वो गुलाबो थी। अपने नाम की एक घूरती आंखों और दबे दबे तबसरों पर लानत भेजते हुए वो इस आरामदेह शिष्ट पर फैलकर बैठ गई और उसकी मजेदार बातों के सहारे सफर काटने लगी। तुम बड़ी अच्छी हो और मुझे कोई कोई ही अच्छा लगता है। बस से उतरते उतरते उसने कोई 17वीं बार यह कहा। वो खिलखिला के हंस पड़ी। अच्छे तो तुम भी हो, मैं भी किसी किसी को ही अच्छा लगता हूँ। ऐसा सच्चा जवाब किसी दीवाने की जानिब से ही आ सकता था। अच्छा, किस किस को? वो उसके साथ साथ चलने लगी। बस पेट्रोल पंप पर रुकी थी और तकरीबन तमाम ही मुसाफिर उतरकर ताज़ा हवा लेने या पानी वगैरह पीने इधर उधर हो गए थे। आपा को, छोटी अम्मा को और कुछ कुछ बड़ी अम्मा को भी। कुछ कुछ? हाँ, सोता हूँ तो चटाचट चूमे जाती है मेरा मुंह, सारी नींद भगा देती है, लेकिन जागा मिल जाऊं तो वो लगते रहती है कि बस पूछो ना। और ताई अम्मा को मैं जरा अच्छा नहीं लगता। भाई मियाँ को ना अच्छा लगता हूँ ना बुरा। जैसे आपा, वो भी ना उन्हें अच्छी लगती हैं ना बुरी। कौन है ये भाई मियाँ जिसे ना किसी को पसंद करना आता है ना नापसंद करना? आपा के दुल्हा। लेकिन एक बात है, भाई मियाँ की वजह से मेरे मजे हैं। कैसे मजे? पता नहीं, लेकिन सब कहते हैं कि ये मजे उनकी वजह से हैं। और वो जो ताई अम्मा हैं, हर वक्त एक ही बात कहती हैं कि मेरा सगीर अहमद है तो तुम्हारे ठाठ हैं, वरना लगे होते कहीं मजदूरी करने। ओ हो, ना बाबा ना। वो भूल कर कानों को हाथ लगाने लगा। मुझे मजदूरी से बड़ा डर लगता है, बल्कि मुझे तो कोई काम करना भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हें सिर्फ मजे करना अच्छा लगता है। वो हंसी। हाँ, उसने दाद देने के अंदाज में हाथ पर हाथ मारा, जैसे उसके अंदाजे पर खुश हो गया हो। मजदूरी करूंगा तो सर्कस देखने कैसे जाऊंगा? तुमने देखा है सर्कस? चल दिखा लाता हूँ। क्या याद करेगी? क्या करूंगी वहां जाकर? उसने उधर तराशा। नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं करना। सर्कस में करतब दिखाने के लिए और बथेरे लोग होते हैं वहां। तुम बस देखना उनको और तालियां बजाना, ऐसे। वो तालियां बजाने लगा। उसके घुंघराले बालों की बेतरतीब उलझी लटें उसके लंबोतरे जर्द चेहरे पर फैल गईं। गुलाबों ने दिलचस्पी से उसे देखा। किसी अच्छे घर का लग रहा है बेचारा, का अकल कम है, बिल्कुल ही झल्ला नहीं है, वरना ऐसे सफर ना कर रहा होता एक शहर से दूसरे शहर का। लोग ढेले मार रहे होते इसे। शायद पागलपने की पहली सीढ़ी पर कदम रखते रखते रुक गया, या फिर अकल और होश की सारी सीढ़ियां उतरते उतरते बाकी की चंद उतरना भूल गया है। वो गौर से उसे देखती सोचने लगी। पता है, सर्कस में मुमताज बेगम भी होती है। वो क्या करती है? नाच दिखाती है? नहीं, साली नाचेगी क्या, उठती भी नहीं है, एक जगह बैठी रहती है मकर करके। तो बड़ा औरत का है उसका, और नीचे धड़ लोमड़ी का। हैं? सच्ची? ले और क्या, देखी है कभी ऐसी औरत? वाकई नहीं। हाँ, एक ऐसी औरत देखी है जिसका धड़ तो औरत वाला है और ऊपर चेहरा लोमड़ी का है। वो बेगम आबदा का तसव्वुर करके जोर से हंस पड़ी। अच्छा, मुमताज बेगम की बिछड़ी बहन होगी वो, मैं पूछूंगा उससे। बड़ी यारी है मेरी मुमताज बेगम से। वाह, तुम्हें और कोई नहीं मिला यारी लगाने के लिए? मैं सर्कस के हर शो में जो जाता हूँ उससे मिलने के लिए। अच्छा, तुम करोगी मुझसे यारी? उसने अपना लंबा सा सूखा हुआ हाथ आगे फैलाया, जिसकी उंगलियों के सिरे पर मैल भरे नाखून भरे हुए थे, लेकिन इस हाथ को थामते हुए गुलाबों को जरा भी घिन न आई। मेरा नाम मुमताज बेगम है। आज से 10 साल पहले चंद जालिम इंसान मुझे अफ्रीका के जंगलात से पकड़ कर लाए थे। तब से मैं इंसानों की कैद में हूँ। इस आप पर बोझ बनकर गिरती इस मकरू आवाज में वो रटा रटाए जुमले कह रही थी, या कह रहा था, और गुलाबों मुतजस्सिस निगाहों से उसकी गर्दन के नीचे अजीब और बेजोड़ धड़ को तक रही थी। टीपू का इसरार इतना बड़ा और कुछ सर्कस के कमालात और खसूसन मुमताज बेगम की सिफात का जिक्र उसने कुछ इस तरह किया कि मनमौजी सी गुलाबों का जी भी वहां जाने को मचल गया। ज्यादा सोच विचार के बाद फैसला करने की उसे यूं भी आदत नहीं थी। जो दिल चाहता उसी जाने मुड़ जाने की आदि थी। इसीलिए मुरीद के बस के अड्डे से ही वो टीपू के साथ तांगे पर बैठकर सर्कस की जानिब चली गई। वो 21-22 बरस का भरपूर जवान था। इस अखवानी वजूद के साथ कद खूब लंबा और ऊंचा था। इसके बावजूद पहली ही मुलाकात में उसके साथ यूं चल पड़ते हुए उसे जरा भी खौफ या अजीबपन महसूस नहीं हो रहा था। वो उसे किसी पुरानी सहेली की तरह लग रहा था। सर्कस में दाखिल होते ही उसकी तवज्जो शेरों के पिंजरे और पिस्ता कद जोकर ने खींची थी, मगर वो उसके हाथ खींचते हुए किसी और जानिब ले गया। वहां चलो, मुमताज बेगम उधर है। उड़े हुए सुर्ख रंग के खेमे के पर्दे गिरे हुए थे। एक खतरनाक हद तक स्याह रंगत वाला थल थल करते बदन का आदमी बाहर लोहे की फोल्डिंग कुर्सी पर बैठा सुट्टे लगा रहा था। ओए, आ गया तो फिर से भाई, बड़ी चीज। उसने टीपू पर कोई भपटी कसते कसते गुलाबों को अचंभे से देखा। बीबी, शो 3 बजे होता है। ये मेरे साथ है, टीपू ने उसका हाथ जोर से थाम कर कहा, और पिछले 2-2.5 घंटों में कितनी बार वो ये हाथ थाम चुका था, मगर उसे एक बार भी झंझलाहट महसूस ना हुई थी। मगर इस स्याह तवे पर चमकते सुर्ख बटन जैसे दीदे ने उसे हाथ खींचकर छुड़ाने पर मजबूर कर दिया।
और मेरे लिए तो शो सारा दिन होता है। यार हूँ मुमताज बेगम का, उसका आशिक, मेरे तो मजे हैं मजे। अच्छा ठहरो, 2 मिनट सब्र करो, अभी मत जाना अंदर। वो खेमे का पर्दा उठाकर अंदर गया। गुलाबों ने उछटती हुई नजर अंदर डाली, मगर दिन की रोशनी में भी खेमे के अंदर गहरी तारीकी का आलम था। कोई 6-7 मिनट बाद वो दोबारा निकला और उन्हें अंदर आने का इशारा किया। मुमताज, ओ मेरी प्यारी, वो बड़ी बेताबी के साथ पुकारता हुआ अंदर दाखिल हुआ, जबकि वो जरा ठहर ठहर के इधर उधर तकती अंदर घुसी थी। अब लाइट ऑन थी। एक बेहद छोटे से कमरे के बराबर इस खेमे को जेल जैसी सुलाख 2 हिस्सों में तकसीम कर रही थी। सुलाखों के उस जानिब ये तीनों खड़े थे और दूसरी जानिब एक स्टेज सा बना हुआ था जिस पर मुमताज विराजमान थी। पहली निगाह डालते ही गुलाबों का दिल धक से रह गया। वाकई किसी औरत के सर के नीचे लोमड़ी का धड़ लगा था। टीपू तो जैसे तो गोया सुलाखों से लिपट गया था। तुझे चैन नहीं है मुमताज बेगम? किसी एक जगह टिककर क्यों नहीं बैठती? कभी यहाँ तो कभी वहाँ, खुआर होता रहता हूँ मैं तेरे पीछे। और गुलाबों ने जरा तफसील से मुआयना करना शुरू किया। गहरी सांवली रंगत मेकअप की तह के अंदर दबी होने के बावजूद झलक रही थी। घनी भौवें तराशी गई थी, मगर आसपास नमूदार होता स्याह सख्तरुआ उन्हें बदनुमा बना रहा था। छोटी छोटी गोल आंखें, सब्ज आई शेड और मस्कारे से बोझल थीं। पकौड़ा सी नाक में मोटी सी लौंग, फैला हुआ दहाना, पतले पतले होंठ जो गहरी मैरून लिपस्टिक से लपे हुए थे। गालों पर गाजा, माथे पर स्टीकर वाली बिंदिया, दरमियान में मांग निकालकर सलीके से जमाए बाल और इन पर रखा गोटे किनारे से सजा सुर्ख दुपट्टा। यहाँ तक तो सारी मलमाबाजी समझ में आती थी, मगर गर्दन के नीचे पैर सपोर्ट के बैठी लोमड़ी का धड़ उसकी अक्लो फहम से जरा परे था। ए सुनो, ये क्या तमाशा है? वो कहे बगैर ना रह सकी। बोलना आता है तुम्हें? लो ऐसा वैसा जवाब टीपू की जानिब से आया। इतना बोलती है मेरे साथ, बड़ी मीठी बातें करती है। तो बताओ ये है क्या चक्कर? नीचे लोमड़ी, ऊपर ना मर्द ना औरत। जवाब में वो किसी टेप रिकॉर्डर की तरह बजने लगी। मेरा नाम मुमताज बेगम है। आज से 10 साल पहले चंद जालिम इंसान मुझे अफ्रीका के जंगलात से पकड़ कर लाए थे, तब ही से इंसानों की कैद में हूँ। और जब तुम जंगल में थी तब भी ऐसी थी? जी बाजी जी, मैं पैदाइशी ऐसी हूँ। उसके बाजी कहने पर गुलाबों को ताव तो बड़ा आया। माँ बाप कैसे थे तुम्हारे? वो भी आधे तितर आधे बटेर, यहाँ फिर? नहीं जी, ये सिर्फ अल्लाह ने सिर्फ मुझ में रखी है। लेकिन फिर भी वो थे क्या, मुकम्मल इंसान या मुकम्मल जानवर? मेरी माँ लोमड़ी थी और बाप एक इंसान। ला हौला वला, गुलाबों को घिन आई। तुम्हारी माँ टहलते टहलते शहर आ चली थी या बाप रास्ता भूल के जंगल जा निकला था और बिलफर्ज चला भी गया था, तो ये तजुर्बा करने की क्या जरूरत थी उसे? मैं उन दोनों की मोहब्बत की निशानी हूँ बाजी। तुम्हारे माँ बाप की शादी कैसे हुई थी मुमताज बेगम? निकाह पढ़वाया था मौलवी साहब ने या फेरे लिए थे अग्नि के? उसे सवाल पर सवाल करते देख टीपू के दिल में भी तजस्सुस पैदा हुआ, वरना उससे पहले वो मुमताज बेगम के जलवे ही देख देख के जीभ हिला लिया करता था। इन पे दरपे सवालों से मोटी तौंद वाला काला स्याह रखवाला जुजबुज हो रहा था। नहीं मेरी जान, लिपस्टिक से लपे होंठ मुस्कुराए। इस तरह से तो खातों पर गुलाबों ने अबरो उचकाए। जंगल में कैसा निकाह और कैसे फेरे? अच्छा तो तुम नाजायज औलाद हो? वो दूर की कोड़ी लाया। ये क्या बातें शुरू कर दी तुम लोगों ने? मुमताज बेगम इधर बेकार के सवाल जवाब करने नहीं बैठी। 50 रुपए के टिकट में इतनी देर तक सर नहीं खा सकते तुम उसका। चलो निकलो अब। मगर वो रखवाले की नागवार बड़बड़ाहट को खातिर में ना लाते हुए तखय्युल के सहारे सीन तकलीफ कर रहा था। ओहो, अब समझा। तुम्हारी माँ तो बड़ी गड़बड़ाई होगी उस शख्स के आगे, गिड़गड़ाई होगी उस शख्स के आगे कि ना करो मुझ पर इतना अत्याचार, तुम्हारे बाप की निशानी मेरे पेट में है। गुलाबों की हंसी छूट गई, मगर वो कैसे कहेगी? आधे इंसान आधी लोमड़ी तो ये है, इसकी माँ तो पूरी की पूरी लोमड़ी थी, वो कैसे बातें करती होगी? अरे हाँ, तुम कितनी अकल वाली हो, मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। अच्छा ये बताओ, शहर आने के बाद तुम्हें अपना बाप मिला? वो तो इस सवाल का जवाब शायद उसे कभी रटाया ही नहीं गया था। कैसी बातें कर रही हो, ये तो नाजायज औलाद है। नाजायज औलाद तो बेचारी, वो सर हिलाने लगा। ड्रामों में देखा नहीं कभी, ऐसी औलाद को बाप अपना मानते ही नहीं, और मुझे तो लगता है इसकी माँ का बलात्कार हुआ था, है ना? मुमताज बेगम के करख्त नकुश गुस्से से बिगड़ने लगे और वो रखवाले की घूरियां नजरअंदाज करते हुए किलकिल हंसने लगी। चलो निकलो, परेशान ना करो उसे, वो उन्हें बाकायदा हाँकने लगा। लेकिन मैं अपनी प्यारी मुमताज बेगम के पास घंटा घंटा बैठता हूँ, उसने एहतजाज किया। इतनी बकबक भी तो नहीं करते थे। चलो जाओ, शाबाश, आराम करने दो उसे। आराम ही तो कर रही है, बैठी हुई है मजे से। इसका मतलब है इस तरह बैठ बैठ के थक गई होगी बेचारी। गुलाबों ने तौसीह की, अब उसे टहलना होगा, एक जगह बैठे बैठे भी तो टांगे अकड़ जाती हैं। तो मुमताज बेगम तुम हमारे सामने ही टहल लो, इसमें कैसी शर्म? हाँ मैं खुद सैर करा के लाऊंगा तुम्हें, वो भी मचल गया। नहीं, मुमताज बेगम खेमे से बाहर नहीं जाती, रखवाला दुरुस्ती से बोला। ओ हाँ, पर्देदार खातून है, उसने तंज किया, फिर एक और सवाल दागा।
अच्छा ये बताओ मुमताज बेगम, ये सर पर दुपट्टा लेना तुमने यहाँ आकर सीखा है या जंगल में भी ऐसी तमीज वाली बीबी थी? वो मैं यहाँ आकर। ये तो अच्छी बात है, लेकिन कपड़े पहनना भी सीख लेती, आधी ही सही, औरत तो हो, ऐसे खुले बदन के साथ बैठना अच्छी बात तो नहीं है। ओ बीबी, जाती हो या नहीं? इससे पहले कि वो पास बड़ा डंडा उठाकर उस पर पिल पड़ता, वो टीपू का हाथ थामकर खेमे से निकल पड़ी। कितनी देर तक उसकी हंसी ना थमी, अलबत्ता टीपू कुछ नाराज नाराज सा लग रहा था, शायद अपनी प्यारी मुमताज बेगम की दिल आजारी की वजह से। तुम जरा अच्छी नहीं हो, ऐसी दोस्ती कर ली मैंने तुमसे। सोचा था जरा ठहर के तुम्हें हलीम और नान पकोड़े भी खिलाऊंगा, लेकिन अब नहीं, कट्टी मेरी तुम्हारी, जाओ। वो उसे हंसता छोड़कर दूसरी जानिब तेज तेज कदमों से निकल गया। तैयारी कैसी जा रही है? कुसिया ने चलते चलते रुककर उससे पूछा। वो हफ्ते में 2-3 बार फैक्ट्री आती थी। A1 आपा, सारे पर्चे अच्छे हो जाएंगे। कब है पहला पेपर? परसों। और तुम यहाँ मशीन के आगे बैठी हो। जब तक पर्चे नहीं हो जाते घर पर रहकर पढ़ाई करो। मेरी सारी तैयारी है आपा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। छुट्टी कर भी लूँ तो तो पहले से याद सबक और कितना याद कर लूंगी। फिर भी चलो ऐसा करो, जिस दिन पर्चे देकर आओ उस दिन यहाँ आने के बजाय सीधी घर चली जाया करो। छुट्टी वाले दिन बेशक आ जाया करना। सेंटर कहाँ बना है? यहीं पास में, भले वाले स्टॉप के साथ जो स्कूल है उधर। चलो अच्छा है, आने जाने की खज्जल ख्वारी तो कम होगी। वो मेहरबान मुस्कुराहट उछालती आगे बढ़ गई और किसी और वर्कर से उसके बच्चे की तबीयत के बारे में पूछने लगी। बाज लोगों को अल्लाह ने कितना नवाजा होता है, अंदर से भी और बाहर से भी। किसी चीज की कमी नहीं है कुसिया आपा में। इतनी दौलत, तालीम, कारोबार, अच्छा खानदान और नाम, सब शरीफ और मोहब्बत करने वाला शोहर, कदर करने वाली ससुराल, बच्चे और सबसे बढ़कर इतनी अच्छी आदतें और सीरत, हर किसी का साल भला करती हैं, इसीलिए बदले में भलाई ही पाती हैं। काश उन जैसे और भी लोग हो जाएं। वो दिन ब दिन उनकी खूबियों की दिल से मोतरफ होती चली जा रही थी। वो सुबह से लेकर दोपहर तक फैक्ट्री में होती। इम्तिहानात शुरू होते ही उसने वक्त खुद ब खुद तब्दील कर लिया। हालांकि कुसिया ने उसे ये सहूलत दे दी थी कि बेशक वो सारे इम्तिहानात के दौरान फैक्ट्री ना आए, लेकिन गुलाबो 24 घंटे एक जगह गुजारने वाली बंदी ही ना थी। पैर हमा वक्त गर्दिश में रहते तो धड़कनें भी एतदाल में रहती थीं। बेशक कुसिया के बड़े से घर का माहौल बेहद पुरसुकून था और वो सदा से तरसी हुई थी ऐसे माहौल को, लेकिन सारा दिन घर में गुजारने का तसव्वुर भी खासा खुशकुन ना था। अलग और साफ सुथरे कमरे का खुमार भी चंद दिनों में ही उतर गया था। अब कमरे की दीवारें चारों तरफ से उसे खुद पर गिरती महसूस होती थीं। सिर्फ सोने के लिए कमरे में आती थी, वरना उसे खुला आसमान भाता था। इसलिए पर्चा देने के बाद घर आते ही वो बस खाना खाती, कपड़े तब्दील करती और दोबारा से फैक्ट्री चली जाती सेकंड शिफ्ट में काम करने। रात के वक्त वो कुर्सिया आपा या उनके शोहर के साथ ही गाड़ी में वापस आ जाती। उस दिन भाई साहब किसी दूसरे शहर गए हुए थे और कुर्सिया तो वैसे ही किसी किसी दिन आती थी। उसे देर तक फैक्ट्री में काम करते हुए वापसी का ध्यान ही ना रहा। जब घर जाने के लिए निकली तो अंधेरा देखकर जरा सी फिक्रमंद हुई। मुसीबत, सीधी बस भी तो नहीं मिलती यहाँ से, 2 बदल के जाना पड़ेगा। फिर इसे एक अछूता ख्याल आया। वो मुड़ी और सीधी यासिर की दुकान में पहुंच गई। खैरियत? इस वक्त ढलती शाम के अंधेरे में वो इसे दुकान में दाखिल होते देख जरा सा परेशान हुआ। वो तो सुबह सवेरे की मेहमान थी। इस वक्त दुकान पर रश भी ज्यादा था। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चल सकते हो? नहीं, उसने कोरा जवाब दिया। ये बिक्री का वक्त है, देख नहीं रही कितना रश है? मुझे नहीं पता, बस चलो मेरे साथ। वो बाजू पकड़कर खींचने लगी तो वो घबरा गया। क्या कर रही हो? कितने लोग देख रहे हैं, छोड़ो मेरा हाथ। अगर अभी मेरे साथ ना निकले तो ये लोग और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। वो धमकियां में इस मुस्कुराहट के साथ घुराई। यासिर दांत पीस कर रह गया। डाइन हो पूरी तुम, ब्लैकमेलर। वो तो मैं हूँ, चलते हो फिर? हरगिज नहीं, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा लिया है। अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। उसने दृष्टि से कहते हुए झटके से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से छुड़ाया। शुक्र है दुकान पर मौजूद 4 के 4 लोग उस वक्त मुंह उठाकर जरा ऊंचाई पर रखे टीवी की जानिब मुतवज्जा थे, जहां पाकिस्तान और भारत के माबैन जारी वनडे क्रिकेट मैच आखिरी और फैसला कुन सनसनीखेज मरहले पर था। एक लड़की को अंदर दाखिल होते देखकर वो सारे के सारे लम्हा भर के लिए उसकी जानिब मुतवज्जा जरूर हुए थे, मगर यासिर को उसे मुखातिब करता देखकर कोई कस्टमर की बजाय दुकानदार की फैमिली मेंबर या जानने वाली समझकर उन्होंने उससे तवज्जो हटा ली थी। यही वजह थी कि बाजू खींचने और छुड़ाने के तमाशे की दीद से महरूम रह गए, वरना वो चटपटी खबरें फैलती कि बस यासिर तुम। हमारे सदमे के उसके लब फड़फड़ा कर रह गए। आंसुओं से रुंधा गला अगला लफ्ज ना उगल सका। तुम अब जाओ यहाँ से। उसके आंसुओं से लबालब भरे नैन कटोरे यासिर के दिल को पसीजने लगे, लेकिन यह हरकत उसकी बर्दाश्त से बहुत आगे की चीज थी। इसलिए उसने मुंह फेर लिया कि कहीं दिल की मट्टी आंसुओं की नमी से नरम ना पड़ जाए। मैं अकेली थी आज, सोचा था तुम घर तक छोड़ आओगे। आंसू पीते हुए उसने मध्यम आवाज में कहा। यही बात इस तरह पहले बता देती तो क्या था। उसका लहजा और तेवर भी पहले की निस्बत धीमे हुए, मगर वो जवाब दिए बगैर पलट गई। सुनो, यासिर ने पुकारना चाहा, मगर उस लम्हे किसी बच्चे ने तूफान की तरह अंदर दाखिल होते हुए कहा। भाईजान, ये दाल कंकर वाली निकल आई है, तब्दील कर दो। वो तोहन करहन उसकी जानिब मुतवज्जा और इतनी देर में वो वहां से जा चुकी थी। आखिर मेरा कसूर क्या है? क्यों मुझ में कोई ना कोई ऐसी खामी निकल आती है जिससे वो मुझसे बिदक जाता है, बददिल हो जाता है? क्यों नहीं मैं ऐसी बन पाती जैसा वो चाहता है? लेकिन
لیکن وہ چاہتا کیا ہے بتاتا بھی تو نہیں۔ فٹ پاتھ پہ سر جھکائے سست قدموں کے ساتھ چلتی وہ سوچے جا رہی تھی۔ اسے میرا نام تک نہیں پسند، اتنے دنوں میں ایک بار بھی اس نے مجھے میرے نام سے نہیں پکارا۔ اسے میری زبان نہیں پسند، کہتا ہے اس پر کانٹے اگے ہیں، نکیلے اور زہریلے۔ اسے میری چال نہیں پسند، کہتا ہے ایسے چلتی ہوں جیسے ابھی سامنے والے سے جا ٹکراؤں گی یا کسی کے اوپر چڑھ جاؤں گی۔ میں کتنا بدلوں خود کو، کیا کیا بدلوں اس کے لیے، اور یہ بھی تو نہیں پتا کہ بدلوں کیسے۔ اسے کیسے چلنا، کیسے بولنا پسند ہے، کبھی بتائے تو صحیح۔ اور اگر کبھی میں نے اسے یہ بتا دیا کہ یہ زبان، یہ چال کس ماحول کی دین ہے تو تب وہ کیا کرے گا؟ اس کے قدم ٹھٹک کے رک گئے، نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز ہو گئیں۔ تب تو شاید میں اس کی چاہ پانے کی خواہش سے بھی محروم ہو جاؤں گی۔ قدم ایک بار پھر ڈھیلے اور بے ربط انداز میں اٹھنے لگے۔ اے سنو، رکو، اے بات سنو۔ ہامتی ہوئی آواز اسے اپنے تعاقب میں سنائی دی تھی تو اس کی تمام حسیات بیدار ہو گئیں۔ بڑی آس سے بجلی کسی تیزی کے ساتھ پلٹی۔ یاسر! مگر اسے پکارتے ہوئے بھاگتا وہ یاسر نہیں، ٹیپو تھا۔ اس کے شانے پھر سے بھاری بوجھ تلے دب کر ڈھلک گئے۔ سنتی ہی نہیں، کب سے پیچھے سے بھاگ رہا ہوں۔ پاس آ کر بریک لگاتے ہوئے وہ پھولی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ گلابوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنے مصروف معمول کے ساتھ بھاگتے دوڑتے دن سے رات کرتے وہ اس شخص کو تقریباً بھول ہی چکی تھی، جو زیادہ نہیں، یہی کوئی 18-20 دن پہلے اسے اتفاقیہ ٹکرایا تھا۔ تم یہاں؟ ہاں میں یہاں، وہ فخر سے مسکرایا، کچھ شرمایا۔ گلابوں نے غور سے دیکھا، وہ اب تک وہی لباس پہنے ہوئے تھا، وہ شلوار قمیض جو کبھی صاف ستھری رہی ہوگی، پہلی ملاقات میں کہیں سے سرمئی اور کہیں سے بادامی ہو رہی تھی مگر اب مکمل پیلی چٹک ہو کر اپنی اصلی رنگت کھو چکی تھی۔ کئی بٹن غائب تھے، کف سے اور چاک سے قمیض تک گزری ہوئی تھی، بال پہلے سے کہیں زیادہ الجھے ہوئے اور کرتوں غبار سے ہٹے ہوئے تھے، چہرہ بھی شاید ہفتے بھر سے پانی کی ایک چھینٹ تک سے محروم رہا تھا۔ اور ہاں، سب سے سوا ایک اور عجیب سا احساس، آج اس کی پھیلی ہوئی حیران آنکھوں میں وہ معصوم سی چمک نہیں تھی، اس کی مجذوبانہ مسکراہٹ میں وہ زندگی سے بھرپور دمک نہیں تھی، وہ آواز، وہ قلندرانہ خنک نہیں تھی۔ بجھی بجھی سی رنگت، بجھی بجھی سی آنکھیں، بجھی بجھی سی آواز، وہ اس کا کچھ نہیں لگتا تھا۔ اس کے باوجود گلابوں کا دل اس کے لیے بھر آیا، نہ جانے کیوں۔ تم ابھی تک یہاں ہو؟ سرکس لگا ہے کیا ابھی تک؟ کہاں، وہ تو کب کے تمبو اکھاڑ کے لے گئے، آخری دن سارا وقت میں وہیں، کسی نے منہ سے پھوٹا تک نہیں کہ صبح سویرے وہ جانے والے ہیں، ورنہ میں بھی ان کے ساتھ ٹرک پر لد جاتا، دوسرے سامان کے ساتھ۔ اور تو اور وہ منحوس ممتاز بیگم، اس نے بھی بھاپ تک نہیں نکالی۔ کمینی کو میں نے کتنا تباہی کا تحفہ دیا تھا، سونے کا کنگن تھا۔ سونے کا کنگن؟ ہاں، چھوٹی اماں کا، قسم سے بڑی مشکل سے اترا۔ چھوٹی اماں بھی تو اللہ معاف کرے کھا کھا کے پھٹنے والی ہو رہی ہے، کلائی نہیں قسم سے صوفے کا پائندان لگتی ہے۔ صابن لگا لگا کر اتارا تھا، پھر وہ ہنسنے لگا، تھکی ماندی سی ہنسی، جیسے بڑی دقت کے ساتھ ہنسنے کا شغل کر رہا ہو۔ صبح اٹھ کے دیکھتی ہوگی یہ رات کو میرے ہاتھ کون دھو گیا صابن سے، جھاگو جھاگ ہو رہے ہیں، مزے۔ جھاگ پہ تو بعد میں نظر گئی ہوگی، پہلے اس نے اپنے کنگن نہ ڈھونڈے ہوں گے۔ کتنی بری بات ہے، تم اپنی اماں کے کنگن چرا کر اس ہجڑے کو دے آئے، اس فراڈیے کو۔ میرے پاس تو اور پیسے بھی نہیں تھے کہ ٹکٹ لے کر ان کے پیچھے چلا جاؤں۔ پیسے ختم ہو گئے؟ ہاں، کب کے، آج تیسرا دن ہے، پھوٹی کوڑی بھی نہیں، کل سے چنے تک نہیں پانکے ایمان سے۔ او، تم بھوکے ہو، کل سے؟ گلابوں کی سمجھ میں اس کی تھکی تھکی اور بجھی بجھی ہنسی اور بوجھل آواز کے راز اتر گئے۔ چلو میرے ساتھ، میں دلاتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر مڑی۔ ٹکٹ؟ اس نے پیلے پیلے دان نکال کر خوشی ظاہر کی۔ نہیں، کھانا، چلو، ابھی بھی سرکس کے پیچھے جانے کا بھوت سوار ہے تمہارے سر پر۔ بڑے روب سے پڑی ڈانٹ پر وہ مؤدب سا ہو کر اس کے پیچھے سر جھکا کر چلنے لگا۔ تم اتنے دنوں سے گھر سے غائب ہو، وہاں کسی کو فکر نہیں ہوگی؟ بس اسٹاپ کے ذرا پرے بنے اس تھرڈ کلاس سے ہوٹل کی بینچ پر بٹھا کر اسے نان کباب کھلاتے ہوئے گلابوں نے پوچھا۔ ہوگی، میری بلا سے۔ وہ بڑے بڑے لقمے بغیر چبائے نکل رہا تھا۔ لاہور میں رہتے ہو نا تم، کھانے کے بعد تمہیں ٹرین میں بٹھا دیتی ہوں، سیدھے گھر جاؤ، سمجھے؟ میں ممتاز بیگم کے پاس جاؤں گا۔ پھر وہی رٹ، تمہارے سونے کے کنگن لینے کے بعد وہ اب ہاتھ نہیں آنے والی، اسی لیے تو چپ چپاتے نکلی ہے کہ کہیں تمہارے گھر والے واپس لینے نہ آ جائیں۔ بھول جاؤ اسے، کبھی دوبارہ تمہارے متھے بھی لگی یا لگا تو تمہیں پہچانے گی بھی نہیں۔ لو، ایسے ہی؟ میں نے تو اتنے ڈھیر سارے گہنے دینے ہیں ابھی اسے، مگر بیاہ کے بعد۔ گلابوں نے سر ہتھیلی پر گرا لیا۔ چلو، چھٹی، بیاہ؟ تمہیں اور کوئی نہیں ملا بیاہ کرنے کے لیے؟ یہی ہجڑا رہ گیا تھا کیا؟ پتا ہے، جب میں نے پہلی بار ممتاز بیگم کو دیکھا تھا اور گھر آ کے بتایا تھا تو وہ جو تائی اماں ہے نا، بڑا منہ بنا کے بولی تھی، جا کے بیاہ کر لے اپنی اس ممتاز بیگم سے۔ اور ویسے تو تائی اماں کی ہر بات زہر لگتی ہے مجھے۔ زہر، مگر یہ بات کھٹ سے دل میں بیٹھ گئی۔ میں نے بھی منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ تائی اماں، دیکھ لینا، ایک نہ ایک دن ممتاز بیگم کو اپنی دلہن بنا کے اس گھر میں لاؤں گا۔ تم سمجھتی کیا ہو مجھے؟
क्या सिर्फ तुम्हारा लाडला वो भाई मियाँ ही ब्याह कर सकता है? वो आपा से तो लाख दर्जे अच्छी है, भले धड़ लोमड़ी का है मगर चेहरा तो अच्छा है, और एक आपा है, आख थू, मुर्दे जैसी शक्ल है। तुम अपनी बहन के बारे में कह रहे हो? तमीज नहीं है? नहीं, वो रायते की प्याली मुंह से लगाकर पीने लगा। प्यार भी नहीं है उससे? हाँ वो तो है, उसने उधरे हुए कफ से मुंह रगड़ कर साफ किया। बहुत है, उसके लिए ही तो जाता हूँ घर, वरना मनहूस घर में रखा क्या है, 3 बकबक करने वाली बुढ़ियां। गुलाबो मुस्कुरा दी। वाकई नीम दीवानगी ही तो है ये, कि जिसे इतना प्यार हो उसके भी ऐब बरमला गिनवा दिए जाएं, वरना होश और शऊर सबसे पहले महबूब हस्ती के ऐब ढकने के हीले बहाने ढूंढता है। खाना खा लिया? अब एक काम की बात सुनो, ये जो तुम्हारी मुमताज बेगम है ना, वो आगे झुककर बड़ी तफसील से उसे शोभदाबाज की असलियत से आगाह करने लगी। इर्द गिर्द बैठे रिक्शा और वैगन ड्राइवर, मजदूर पेशा लोग बड़ी हैरत से, बज़ाहिर नक्सिक से दुरुस्त, अच्छे घराने की नजर आने वाली उस लड़की को देख रहे थे, जो गिरदो बे से बेखबर एक मजहूल से लड़के के साथ एक कतई मर्दाना जगह पर बैठी गुफ्तगू फरमा रही थी। बस इतनी ही अकड़ थी। वो कमर पर हाथ रखे ताऊ दिलाती मुस्कुराहट के साथ यासिर से पूछ रही थी। दोनों इस वक्त इलाके के वाहिद मुख्तसिर से पार्क में खड़े थे। छोटे के हाथ में यासिर ने यहाँ मिलने का ये पैगाम भेजा था और वो पर्चे के वक्त से घंटा भर पहले निकल आई थी। यासिर ने इस बार नाराजगी खत्म करने में पहल का मुजाहिरा करके उसका मान बढ़ा दिया था। पहले दिल तोड़ते ही क्यों हो, जो बाद में मनाने के लिए पैगाम भेजने पड़े, वो शौकी से पूछ रही थी, जबकि यासिर सर्द निगाहों से उसे घूरे चला जा रहा था। वाह तेवर देखो, आए हैं जनाब मनाने के लिए और घूरियां ऐसे डाल रहे हैं जैसे। तुम कल टिक्का कबाब वाली दुकान पर किस लड़के के साथ बैठी थी? उसके अचानक सवार पर गुलाबों का सारा चंचालपन रुखसत हो गया। फौरी तौर पर वो कुछ जवाब तक न दे सकी। ये तो सोचा भी नहीं था कि इस वाकये की खबर उसे भी हो सकती है और वो उसे अपने अंदाज में ले सकता है। इतना दूर तक सोचने की आदत ही कहाँ थी उसे। छोटे ने देखा था तुम्हें, इसीलिए मुकरने की जरूरत नहीं। उस कमीने ने चाय पानी का काम छोड़कर जासूसी कब से शुरू कर दी है उसकी तो मैं, वो तिल मिला के कहने लगी। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। कौन था वो? रिश्तेदार था तुम्हारा? नहीं, जाहिर है हो भी नहीं सकता। कोई चचा जात फूफी जात भाई हो तो अपनी रिश्तेदार को ऐसे फजूल मुकाम पर 50 मर्दों के दरमियान तो नहीं बिठा सकता। छोटा तुम्हें वहां बैठे मर्दों की तादाद गिन के बता सकता है, ये नहीं बता सकता कि मेरे साथ बैठा हुआ कोई मर्द नहीं साईं था। अल्लाह लो, मासूम बंदा तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? उसने बस दस्तूर तुम्हारे पर जोर देते हुए सवाल दोहराया। रोटी ठूंस रहा था। और क्या मुझे नाच के दिखा रहा था? वो चिढ़ के बोली। बेचारा भूखा था 3 दिनों से। मैंने सोचा किसी गरीब की दुआएं ही ले लूं, शायद कोई एक आध लग जाए। दुआएं लेने का ये अच्छा तरीका है। इतना ही खिदमत खल्क का शौक चुराया है तो खाने के पैसे दे देती। हाथ से निवाले बनाकर मुंह में डालने की जरूरत क्या थी? हाय, हाथ से बना के निवाले, वो कुछ सोचकर मुस्कुराई। ख्वाहिश तो बड़ी शदीद है मगर तुम्हारे मुंह में डालने की। बको मत, सीधी बात बताओ मुझे, कौन था वो? बता तो रही हूँ, एतबार नहीं है मेरा। नहीं है। इस जवाब पर वो सानिया भर के लिए साकित सी रह गई। यासिर ने उसके बेरूह बेतासुर चेहरे को देखा और यकायक उसका दिल तासुर से भर गया। उसे अपने कहे अल्फाज पर नदामत महसूस होने लगी, मगर इससे पहले कि वो माजरत पेश करता, वो बेरूह बेतासुर चेहरा तड़क तड़क कर सारी दरारें भरता खिलखिला के हंस पड़ा। वो हैरत से तकता रह गया। कहते रहो, अब मुझे तुम्हारी किसी बात पर दुख नहीं होता। ढीठ जो हुई, वो जो चंद लम्हे पहले उसके असर लेने पर गुदाज हो रहा था, इस बेवजह की हंसी से चिढ़ा था। क्योंकि मुझे पता है तुम जो कहते हो उसका मतलब कुछ और होता है। यानी? अब देखो ना, कहते तो तुम ये भी हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, लेकिन बगैर मोहब्बत के कौन किसी की इतनी परवाह करता है? जिससे ताल्लुक हो ना वास्ता, भले भाड़ में जाए, जिसके साथ मर्जी जिए मरे, लेकिन तुम्हें परवाह है कि मैं किसके साथ थी और क्यों थी। यानी तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, इसीलिए तो उस बेचारे पागल से जल रहे हो। मुझे क्या जरूरत है जलने की, मैं तो। यासिर को खुद ही अपने लहजे के खोखले और बुधेपन का एहसास हुआ तो चुप कर गया। गुलाबों ने उसकी खामोशी से बड़े खुशफहम जवाबात अखज़ किए और तमानिये से मुस्कुरा दी। सच्ची यासिर, वो एक पागल था, मुसाफिर, अच्छे घर का था मगर रास्ता भूल गया था और रकम भी खर्च कर चुका था। मैंने सिर्फ उसे हमदर्दी की वजह से खाना खिलाया और वापसी की टिकट खरीद कर दी। ठीक है, वो जैसे हार मान गया, मगर हमदर्दी का ये मुजाहिरा इस तरह करने की जरूरत नहीं थी। टिकट खरीदने और खाना खिलाने के बजाय तुम उसे पैसे दे देती, वो खुद ही। लेकिन यासिर, वो कैसे करता? दोबारा गुम कर देता। पागल जो था। पागल वो नहीं तुम हो, यासिर फटपड़ा। तुम समझती क्यों नहीं? तुम एक लड़की हो, तुम्हारी जरा सी बेएहतियाती तुम पर लोगों की उंगलियां उठाने का सबब बन जाएगी। कल भी तुम इतने लोगों की मौजूदगी में मेरा बाजू पकड़ रही थी। अब तो कोई नहीं है, अब पकड़ लूं? वो इतनी मासूमियत से पलकें झपकते हुए पूछने लगी कि ना चाहते हुए भी यासिर हंस पड़ा। तुम्हारा कोई इलाज नहीं है ना? यही तुम्हारी हंसी। वो इसकी दिलकश मुस्कुराहट पर निसार होती नजरें निछावर कर रही थी। एक बात कहूं, वो संजीदा हुआ। वो नजरों का इर्तिकाज टूटने ना दे रही थी, जैसे उसका नजारा करना भी कोई इबादत हो जिसमें पलक झपकने से भी खलल पड़ने का अंदेशा हो। मुझे इतना टूट कर मत चाहो। क्यों? वरना मैं भी टूटने लगूंगा।
मोहब्बत कर बैठूंगा तुमसे। तुम मोहब्बत से इतना डरते क्यों हो? मैं तुमसे डरता हूँ। मुझसे? हाँ, मेरे इतने बंद बांधने के बावजूद तुम किसी मुंह और नदी की तरह चढ़ती रही हो। अगर मेरे अंदर एक भी दरार पैदा हुई तो तुम मेरे अंदर तक घुस जाओगी। मुझे उस दिन से डर लगता है गुल, जिस दिन तुम मेरे अंदर हुक्मरानी करने लगो। क्या कहा तुमने? उसने गुल के आगे जैसे कुछ कुछ भी ना सुना। गुल, मैं... हाँ, अच्छा नहीं लगा? सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। उसकी आंखें छलक पड़ी। मुझे अपना आप इतना प्यारा, इतना अच्छा, इतना पाक कभी भी नहीं लगा। तो मुझे हमेशा इस नाम से पुकारना, एक शर्त पर। तुम हमेशा गुल ही रहना, गुल बन के रहना। उसने मशरूत बुनियाद पर उसे ये नाम दे दिया। पान खाएं सैयां हमारो, भोली सुरतिया, होंठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल, पान खाएं सैयां हमारो। ए आपा, ये मुआ पान ही तो ले डूबा था हमारे सैया को, फिर भी उसी के गुण गाती जा रही हो। खुर्शीद ने अच्छा भला लहक लहक के गुनगुनाती जन्नत बेगम को टोक दिया। जन्नत बेगम के नाजुक नाजुक सफेद हाथ पान की ग्लोरी बनाते हुए थम गए। सवेरे सवेरे मेरे मुंह मत लगियो, कहे देती हूँ। हाँ हाँ, सवेरे सवेरे तूने पान जो मुंह से लगाना होता है, मेरे जरा सा सुर्खी पाउडर लगा लेने पे तो ताने मार मार के कलेजा साड़ देती है, और खुद पान के बहाने मुंह लाल करके बैठी रहती है। चल चल, काम लगियो अपने, मुझसे मती उलझियो। ये पान सिर्फ शौकी नहीं है मेरा, ये तो मेरे बहिश्ती सरताज की निशानी है। जीते जी तो बहिश्ती सरताज को मुंह न लगाया, अब निशानियां संभाल के बैठी है। वो जन्नत बेगम के पास ही बैठ के पानदान में से छालियां टोंगने लगी। दोनों औरतें 50 के पीटे में थीं। जन्नत बेगम कदरे पस्ता कामत, धान पान सी, रुई के फाये जैसी नाजुक और मुख्तसिर, सफेद रंगत, सफेद बेदाग साड़ी या कुर्ता पजामा मामूल का लिबास होता। सर के बाल मेहंदी रंगे और बेहद हल्के और छितरे, पतली सी चोटी शानों पर झूलती रहती। बड़ी नफासत पसंद और अहले जुबान खातून। पिछले 30-35 सालों से लाहौर जैसे शहर में रहने के बावजूद उनकी धुली धुलाई लखनवी जुबान पर देसी तड़का ना लगा था। 20 सालों से बेवी का दुख लिए हुए थी। और खुर्शीद जैसा नाम मर्दाना और जलाली सा, ऐसी ही लहीम शहीम खुद थी। गठा हुआ जिस्म, चौड़े खुले हाथ पैर, लंबा कद, सांवली रंगत, मोटे मोटे नैन नक्श, मगर इसके बावजूद उसके चेहरे बशरे से करख्तगी नहीं झलकती थी। मोटे बद्दे होंठों पर गीली गीली मीठी सी मुस्कुराहट हमेशा झलकती रहती। पाटदार आवाज भी समात पर गरा नहीं गुजरती थी, क्योंकि बोल मोहब्बत में डूबे होते थे। हर वक्त एक बेफिक्री का सा समा, ठट्ठे लगाने की, हर गम को हंसी में उड़ाने की आदत। दोनों इस वक्त सगीर मंजिल के खुले से सुर्ख ईंटों वाले आंगन में बैठी थीं। माल रोड से मुत्सिल इस झेली सड़क पर अंग्रेजों के दौर के बने मकानों में से बाकी बचे इक्का दुक्का मकानात में से एक था ये 2.5 किनाल पे फैला बड़ा सा घर। साल खोरदा चरचर करता फाटक, जिसकी फूली हुई नम लकड़ी पर हर तीसरे महीने कुमियां फूट आती थीं, और जो बरसात के दिनों में फूलकर ऐसा कुप्पा हो जाता था कि बंद ही ना होता था। इस फाटक को पार करने के बाद पत्थरों की बनी रविश के दोनों जानिब सफेदे, जामन और आम के पेड़ थे। बेतुकी झाड़ झनकार और घास थी, जिसे साल में एक आध बार पड़ोसियों के माली की मिन्नत तरले करने के बाद तब कटवाया जाता जब चलने फिरने तक में दुश्वारी होने लगती। रविश के पत्थर तकरीबन 1 सदी पुराने होने की वजह से घिसकर चिकने और चिपटे हो चुके थे। पैर रखते ही फिसलने लगता था, और पत्थर एक दूसरे से इतना हट चुके थे कि दरमियान में इंचों बराबर शिकाफ थे। निम्मो की एड़ी वाली सैंडल तो फंस फंस जाती थी, और पिछले साल जो मोच आई तब से ही वो सैंडल हाथ में पकड़कर ये रोश पार करती थी। रविश के आखिरी सिरे पर 4 सीढ़ियां ऊंचा बरामदा था, सुर्ख सतूनों वाला, सफेद और सुर्ख चिप्स के फर्श से सजा बरामदा, जिसमें अंदर मौजूद सारे कमरों के रोशनदान और खिड़कियां खुलती थीं। सतून अजीब नंगे बचे से थे। निम्मो ने कितना चाहा कि औरों की तरह उनके सतून से भी कोई इश्क बेचां की बेल लिपट कर परवान चढ़े, मगर आसपास की सारी मट्टी काईज़दा थी, कोई डंडल तक ना फूटी थी। हाँ, जरा परे खूब जरखेजी थी, घुटनों तक आती घास उसका सबूत थी। लंबे से बरामदे में फकत 2 प्लास्टिक की कुर्सियां और उनके आगे एक पुरानी सी लकड़ी की मेज धरी थी, जिसकी पॉलिश उखड़ चुकी थी। छत पे पंखा तो ना था, अलबत्ता खासे फासले पर 2 बल्ब जरूर लगे थे, एक बरामदे के इस कोने में, दूसरा दूसरे कोने में। बरामदे के ऐन दरमियान में जाली का दरवाजा था, जो हमेशा मुकफल रहता था। अलबत्ता उसके साथ लगा लकड़ी का दरवाजा दिन भर खुला रहने दिया जाता, ताकि जाली के जरिए ताज़ा हवा अंदर आती रहे। रात को यह भी मुकफल कर दिया जाता। इन दरवाजों से परे मुख्तसर सी राहदारी थी, जिसमें ड्राइंग रूम और स्टोर के दरवाजे खुलते थे। राहदारी के इख्तिताम पर नीम गोलाई में बना एक और बरामदा था, जिसमें 8 के 8 कमरों के दरवाजे खुलते थे, और बरामदे के नीचे बड़ा सा ये सहन। घर का ये हिस्सा जिंदगी से भरपूर और रंगारंग था। सहन को जन्नत बेगम और खुर्शीद आबाद किए रहती, और बरामदे में कमरों में आने जाने वालों की आमदोरफ्त जारी थी। इस पुरानी तर्ज के बड़े से घर का यूं तो मरकजी दाखिली रास्ता वो साल खोरदा गेट था, मगर वो बड़ी मसरूफ शाहराह पर खुलता था और आने जाने के लिए कम ही इस्तेमाल होता था।
یہی وجہ تھی کہ سلون کی صفائی ستھرائی میں بھی خاص توجہ نہ دی جاتی تھی۔ البتہ یہ صحن خوب چمچم کر رہا ہوتا اور اس صحن کے دونوں اطراف لگی کیاریاں بھی ہری بھری مہکتی ہوئی تھیں۔ صحن کے پرے 2 پٹ کا لوہے کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا اور یہ گلی متوسط طبقے کی ایک کالونی کی تھی۔ بڑی ہلچل اور ہنگامے والی گلی تھی۔ اس گلی کی تقریباً ساری عورتوں کا یہاں آنا جانا تھا۔ ان کے دو ڈربہ نما کمروں والے کوارٹر کے آگے تو یہ 2.5 کنال کا مکان گویا محل تھا۔ اس ایک فرق کے سوائے اس گھر کے مکینوں اور اس گھر کے پچھلی جانب والی کالونی کے باسیوں کی معاشی حیثیت میں خاص فرق نہ تھا۔ وہاں بھی اکا دکا کے پاس کوئی سیکنڈ ہینڈ گاڑی تھی یا پھر اکثریت کے پاس موٹر سائیکل۔ صغیر منزل کے بھی کم استعمال میں رہنے والے گیٹ کے پاس بنے ٹین کی چھت والے گیراج کے نیچے ایک پرانی سی موٹر ضرور ترپال سے ڈھکی کھڑی رہتی تھی، مگر پچھلے دروازے سے صغیر احمد کی روانگی اسی ہلکے سبز رنگ کے سکوٹر سے ہوتی تھی۔ اے آپا، جنت بیگم کی چپت کھانے کے بعد خورشید نے اپنا ہاتھ چھالیے سے روکا۔ تجھے پتا ہے آج کیا ہے؟ سوموار، بڑی نفاست سے پان منہ میں دبا کر جواب دیا گیا۔ او ہو، وہ تو ہے، مگر آج کے دن خاص بات کیا ہے؟ آج وہ سوچنے لگیں، پھر ہڑبڑا اٹھی۔ شان کی نئی فلم لگی ہے۔ فلم بینی کا شوق وہی پرانا تھا ان کا، البتہ پسندیدہ ہیرو بدلتے رہتے تھے۔ سنتوش کمار سے وحید مراد سے جاوید شیخ اور اب شان۔ آئے ہائے، چاہ تو دیکھو آپا کے، قسم کی برسی ہے اور اسے شان کے خواب آ رہے ہیں۔ اے میرے مالک، انہوں نے 5 چھوڑ سینہ پکڑ لیا۔ سرتاج بہشتی کی آج برسی ہے۔ اور کی بجائے ختم شتم دلانے کے تو فلمہ دیکھنے کے پروگرام بنا رہی ہے۔ بھائی بڑی بے دید دنیا ہے۔ چل باتیں نہ بنا، ہٹا اسے۔ وہ پاندان بند کر کے تخت سے اترنے لگی۔ خدا نہ خواستہ بیرسٹر صاحب کی برسی ایسے کیوں گزرنے لگی؟ نیاز تو دوں گی، آخر میں ابھی زندہ ہوں۔ اور میں بھی، خورشید نے کہکہ لگایا۔ اور جس کی 2 بیوائیں زندہ ہوں اس کی برسی پر رونق نہ لگے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہٹ مردار، بدبخت، بکے جا رہی ہے۔ جنت بیگم اپنی سوتن اور سہیلی کو دھپ لگاتے ہوئے ہنسی چھپانے کی اپنی سی کوشش میں لگ گئیں۔ اپنے کمرے سے نکل کر برآمدے اور صحن پار کر کے بڑے سے باورچی خانے کی جانب جاتی، جہاں آرا بیگم نے نخوت اور بیزاری سے ناک چڑھا کر اپنی ان دونوں دیورانیوں کو دیکھا جو اتفاق سے ان کی سمدنیں بھی کہلاتی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں پالک سے بھری ٹوکری دیکھ کر جنت بیگم نے آواز لگائی۔ بھابی، یہ پالک رہنے دیجیو، آج کے دن تو یہ گھاس پھونس نہ پکائیو، آج بیرسٹر صاحب کی برسی ہے، آج تو ختم شریف پڑھا جائے گا، مسجد میں کھانا بھیجوں گی۔ مسجد میں کھانا بعد میں بھیجنا جنت، پہلے باورچی خانے میں قدم رنجا فرما کر اس کھانے کو پکانے کی زحمت بھی کر لینا۔ جہاں آرا نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنی ان دونوں سمدھنوں سے وہ ناک تک عاجز تھیں، دونوں ایک سے بڑھ کر ایک باتونی اور کام چور۔ بس سارا دن یہ تک تھا اور یہ دونوں سوکنے، سارے گھر کا بوجھ بس جہاں آرا بیگم کے شانوں پر تھا۔ یہ دونوں صرف سمدھنیں ہوتی تو جہاں آرا بیگم کاہے کو برداشت کرتی ایک دن بھی ان کے بے مصرف وجود کو، مگر بدقسمتی سے وہ دیورانیاں بھی تھیں۔ ان کے مرحوم شوہر بیرسٹر صاحب اور جہاں آرا کے مرحوم شوہر سگے بھائی تھے اور اس مکان کے دونوں برابر کے مالک تھے، اس لحاظ سے دونوں کی بیوائیں اور اولادیں بھی برابر کی حقدار، سب ایک دوسرے کو مجبوراً جھیل رہے تھے۔ ہاں پکا لوں گی، ویسے بھی بیرسٹر صاحب بہشتی اچھا کھانا کھانے کے عادی تھے، بے دلی سے ریندا گوندا ہوا کھانا تو وہ پکانے والے کے منہ پر الٹ دیا کرتے تھے، اسی لیے تو کھانا میں ہی پکاؤں گی، کوفتے، پلاؤ، آلو گوشت اور ہاں فیرنی، سب ان کے پسندیدہ پکوان۔ صغیر احمد نے ابھی تک بجلی کا بل نہیں بھرا، پہلے ہی پریشان ہے وہ۔ آئے ہائے بھابی، تمہارا مطلب ہے میں داماد کے روپے پیسے کی محتاج ہوں؟ منہ نہ کھلوائیو میرا، سب جانتے ہیں کہ اس مکان کی ایک اینٹ تلے میرا زیور دبا ہے، میں نے ہی اپنے گہنے بیچ کر یہ چھت کھڑی کی ہے۔ اور کی خورشید نے لقمہ دیا۔ جوائی پتر جیسا ہوتا ہے، اور صغیر احمد کوئی بیرسٹر صاحب کا نیرا جوائی ہی تو نہیں ہے، سگا بھتیجا بھی ہے، چاچے کا رتبہ پیو سے کم نہیں ہوتا، کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ 4 پیسے اس کی برسی کے ختم پر لگا دے، ثواب ہی ہوگا۔ توبہ، تم دونوں کے ساتھ بحث کرنا تو نیرا وقت کا ضیاع۔ وہ بڑبڑاتی آگے بڑھ گئیں۔ دونوں سوکنے آپس میں بھلے دن میں کئی بار چونچ لڑاتی ہوں، مگر جٹھانی کے خلاف دونوں میں بڑا ایکا تھا، مل کے پل پڑتی بیچاری پہ۔ باورچی خانے میں جا کے جہاں آرا بیگم نے غصے سے سبزی کی ٹوکری زمین پہ پٹکی۔ کیسے نصیب ہے میرے، 13 برس کی بیاہی سے عذاب میں پھنسی میں، 13 برس کی عمر سے پہلے کا ایک دن بھی یاد نہیں مجھے، ورنہ کسی اچھے دن کی خوشگوار یاد کے سہارے ہی خوش ہو لیتی۔ ایسا جونک نما سسرال ملا ہے کہ جان چھوٹتی ہی نہیں، ساس گئی، نند گئی، میاں گئے، پھر بھی یہ دونوں رہ گئیں صدا کے لیے چھاتی پر مونگ تلنے۔ حلیمہ، او حلیمہ، اس پہ بس نہ چلا تو بہو کو پکارنے لگی۔ جی اماں جان، آواز بالکل نزدیک سے ابھری۔ گھوم کے دیکھا تو حلیمہ وہیں باورچی خانے میں کونے سے لگی بیٹھی تھی، آٹے سے بھری پرات سامنے دھری تھی اور ایک تھالی میں گولی برابر سائز کے پیڑے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تم یہاں مراقبے میں بیٹھی ہو، ناشتہ کون بنائے گا صغیر میاں کا؟ میں اماں جان، حلیمہ نے فخر سے سینے پر ہاتھ مارا۔ روز میں بناتی ہوں۔ ہاں، اور روز ہی بیچارہ آدھے پیٹ اٹھ کر جاتا ہے۔ وہ بڑبڑا کے رہ گئی اور حلیمہ سوچنے لگی کہ کب اس نے میاں کو آدھے پیٹ کے ساتھ دیکھا ہے۔ پیٹ تو سب کا پورا ہوتا ہے، آدھا ہو تو بندہ مر نہ جائے۔
اور پیٹ آدھا ہوتا کیسے ہے بھلا؟ کاٹ کر؟ ویسے دیکھنا چاہیے، صغیر صاحب واقعی دکان پر آدھا پیٹ لے کر جاتے ہیں یا اماں جان گپ ہانک رہی ہیں؟ اور باقی کا آدھا والا پیٹ وہ کہاں رکھ کے جاتے ہوں گے؟ اس سے پہلے کہ واقعی اپنے میاں کا کرتا اٹھا کے پیٹ چیک کرنے کے ارادے باندھنے لگتی جہاں آرا نے پھر سے ٹوک دیا۔ لو، یہ تو گئی پھر سے مراقبے میں، نہ جانے کیا بیماری ہے اسلامہ کو، منٹ بعد سر جھکا کے غور و فکر میں ڈوب جاتی ہے۔ کون سے مسئلے حل کرنے ہوتے ہیں اس نے کائنات کے، ایک ذرا سی گرہستی تو سنبھالی نہیں جاتی۔ اماں، یہ گولیاں مرغیوں کو ڈال کے آتی ہوں۔ وہ تھالی اٹھا کے کھڑی ہوئی۔ رکھ اسے، جہاں آرا لپکی۔ میاں ابھی تک بھوکا بیٹھا ناشتے کے انتظار میں ہے کہ کب ملے اور کب وہ کام پہ جائے، اسے مرغیوں کی پڑی ہے، اور مرغیاں بھی کمبخت بڑھتی جا رہی ہیں۔ انہیں سک گلا تھا اس گھر کے حیوان اور حشرات آبادی بڑھانے پر زوروں میں تھے۔ چھپکلیاں، لال بیگ چینٹیاں، حلیمہ کی چہیتی مرغیاں، اور تو اور خورشید کی وہ تگڑی بلی جو سال کے سال اکٹھے 6-7 بلونگڑے پیدا کرتی تھی، اور ویسے ایسے قحط تھا کہ وہ دونوں سونکڑیں کل ملا کے 2 بچوں کی مائیں تھیں، اور بچے بھی یہ کسی نہ کام کے، نہ وہ خود شادی شدہ زندگی کے 22 برسوں میں صرف صغیر احمد کو پیدا کرنے کا اور وہ خود شادی شدہ زندگی کے 22 برسوں میں صرف صغیر احمد کو پیدا کرنے کا کارنامہ سر انجام دے سکیں، اور صغیر احمد کون سا بڑا تیر مار سکا؟ اس 18 سالہ نمو کے علاوہ کوئی دوسرا پھول نہ کھل سکا حلیمہ کی گود میں، اور یہ مرغیاں، چھپکلیاں اور بلیاں دے بچے پہ بچہ، یہ حال رہا تو انسان سے زیادہ حیوان راج کرتے نظر آئیں گے اس گھر میں۔ چل سیدھی طرح پراٹھے بنا خاموشی سے۔ لیکن اماں جان، حلیمہ بولنے سے نہ رہ سکی، پراٹھے خاموشی سے نہیں بنتے۔ کیوں؟ پراٹھوں کو ملہار سنانا پڑتا ہے تب جا کے بنتے ہیں؟ وہ بری طرح کلس گئیں۔ نہیں، وہ ساس کو اس موڈ میں دیکھ کر بیچاری کے ہاتھ پیر پھولے جا رہے تھے، لیکن ذہن میں آیا خیال اگلے بغیر بھی چارہ نہیں تھا۔ وہ میری کلائی میں چوڑیاں ہیں نا، تو چھن چھن چھن۔ حلیمہ شرمیلے جھجکنے والے انداز میں ساس کی آنکھوں کے سامنے کلائی لہرا کر بولی۔ اس ادا پر جہاں آرا جیسے سر سے پاؤں تک سلگ اٹھی اور بھنا کر اسے شانوں سے دھکا دیا۔ ہٹ پرے، میں خود بنا لیتی ہوں، نگوڑی کی رنگ بازیاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ حلیمہ لڑکھڑا کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔